प्रिय विद्यार्थियों, हम तुलसीदास के संबंध में पढ़ रहे थे। तुलसीदास का काव्यगत सौंदर्य की विशेषताएं, यानी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो भाव पक्ष में या कला पक्ष में देखने को मिलती है। लगभग हमने भाव पक्ष की 9 से 10 विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो दूसरा पक्ष है तुलसीदास जी का कला पक्ष, काव्य सौंदर्य का दूसरा पक्ष है कला पक्ष। कला पक्ष में भाषा, शैली, छंद, अलंकार और अनेक प्रकार की जितनी भी आवश्यकताएं कलागत सौंदर्य को प्रभावित करने वाली है, उन कलागत सौंदर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। कवि तुलसीदास ने जितना भाव पक्ष को महत्व दिया है, उस भाव पक्ष को सुंदर बनाने में कला पक्ष का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है, महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आइए हम कला पक्ष के संबंध में पढ़ते हैं। तुलसी के काव्य में कला पक्ष को, तुलसी के काव्य में कला पक्ष को भी विशेष पहचान मिली है, विशेष पहचान मिली है। राम भक्त तुलसी ने, राम भक्त तुलसीदास ने तुलसी के काव्य में कला पक्ष को भी विशेष पहचान मिली है। राम भक्त तुलसीदास ने कला पक्ष की निम्न विशेषताओं को इस प्रकार सामने रखा है। तो सबसे पहली है विशेषता कलागत, वह है भाषा का स्वरूप। भाषा का स्वरूप यानी तुलसी की भाषा किस प्रकार की थी। तुलसी ने 2 मूल भाषाओं को अपनाया, एक थी अवधी, दूसरी थी ब्रज भाषा। दोनों पर ही अपना साहित्य लिखा है, इसलिए दोनों भाषाओं पर भी तुलसी का विशेष दिखा रहा है। तो हम पढ़ेंगे भाषा का स्वरूप। तुलसी के काव्य में भाषा का, तुलसी के काव्य में भाषा का सरल रूप देखा जा सकता है, यानी तुलसी के काव्य में भाषा का सरल रूप देखा जा सकता है। तुलसी ने अवधी तथा ब्रज भाषा को काव्य भाषा बनाया, यानी तुलसी के काव्य में भाषा का सरल रूप देखा जा सकता है। तुलसी ने अवधी तथा ब्रज भाषा को काव्य भाषा बनाया है। तुलसी ने संस्कृत भाषा का प्रयोग, मंगलाचरण एवं वंदना के लिए इस भाषा को
स्वीकार किया है, यानी संस्कृत स्वीकार किया है। राम चरित मानस की भाषा अवधि है। वहीं विनय पत्रिका की जो विनय पत्रिका की जो भाषा है उसमें भी ये विशेषताएं हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने विनय पत्रिका को विशेष महत्व दिया है। तो इस तरह से वहीं विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। तुलसी ने दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं लिखी है। किंतु मुख्य भाषा अवधि रही है। किंतु मुख्य भाषा अवधि रही, यह हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी भाषा का वो सरल रूप देखा जा सकता है। भाषा में रोचकता एवं लचीलापन स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। भाषा में माधुर्य गुण की प्रधानता है, यानी भाषा में माधुर्य गुण की प्रधानता है। सरसता भाषा का प्रमुख गुण है। सरसता भाषा का एक प्रमुख गुण माना गया है। भाषा जो है वो सरस है, सरसता भाषा का प्रमुख गुण है। तुलसी ने तद्भव तत्सम देशज शब्दावली का प्रयोग कर काव्य को नवीन रूप प्रदान किया है। तो इस तरह से हम तुलसी की एक भाषा की ये सारी विशेषताएं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो आती है वह अलंकार योजना। ये भी कला पक्ष की विशेषता है। तुलसी ने काव्य को आकर्षक बनाने के लिए
काव्य को आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का सहज प्रयोग किया है, सहज प्रयोग किया है। ये हम कह सकते हैं तुलसी के ने काव्य को आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। तुलसी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, उदाहरण, अनुप्रास, उदाहरण के सम्राट कवि रहे हैं, इन अलंकारों का प्रयोग इन्होंने विशेष रूप से किया है। तो ये रूपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उदाहरण ये सम्राट कवि रहे हैं। तो इस तरह से तुलसी ने अलंकारों का प्रयोग कर काव्य में रोचकता, तुलसी ने अलंकारों का प्रयोग काव्य में रोचकता उत्पन्न कर दी है। अलंकारों के प्रयोग के कारण उसमें रोचकता आ गई है, दिव्यता आ गई है, अनुभूति परक जो अभिव्यक्ति जो पक्ष है वो आ गया है, को रोचकता प्रदान की है। अलंकार योजना से काव्य में गुणात्मक, अलंकार योजना से काव्य में गुणात्मक कला पक्ष का बोध होता है। उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण है जो अलंकार योजना को सहज, सुभाय, शुभंग तन गोरे, सुभाय, सुभंग तन गोरे, तन गोरे, नाम लखन, लघु देवर मोरे। तो ये बात कही गई है अलंकार योजना के अंतर्गत। यह है अनुप्रास अलंकार, यह अनुप्रास का उदाहरण है। ये सभी यहां पर वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए वहां अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हम देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार अलंकार योजना में तुलसी सफल कवि माने जा सकते हैं, तो इस प्रकार तुलसी की यह हमारी थी, पहला पॉइंट है भाषा का स्वरूप, दूसरा है अलंकार योजना। तो तुलसी ने काव्य को आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। तुलसी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उदाहरण ये सम्राट कवि कहे जाते हैं। तुलसी ने अलंकारों का
प्रयोग कर, अलंकारों का प्रयोग कर काव्य में रोचकता उत्पन्न कर दी। अलंकार योजना से काव्य में गुणात्मक कला पक्ष का बोध होता है। सहज स्वभाव सुभंग तन गोरे, नाम लखन रघु देवर मोरे। इस प्रकार अलंकार योजना तुलसी के ये एक सफल कवि कहे जा सकते हैं या माने जा सकते हैं। तो ये हमारे दूसरा पक्ष था। अब हमारा तीसरा बिंदु आता है अलंकार योजना का, वो है जो वो आती है रस योजना। रस भी किसी काव्य को सरसता प्रदान करने का काम करता है। तीसरा हमारा मुख्य बिंदु है, वह है रस योजना। रस योजना तीसरा है रस योजना। यानी रस योजना तुलसी ने काव्य में मार्मिकता उत्पन्न करने के लिए, तुलसी ने काव्य में मार्मिकता उत्पन्न करने के लिए रसों का प्रयोग किया है, जिससे काव्य में सरसता आ गई है, सरसता आ गई है। विनय पत्रिका में शांत रस का विनय पत्रिका में शांत रस का सहज प्रयोग देखने को मिलता है। यानी कि विनय पत्रिका इनकी रचना है, उस विनय पत्रिका में शांत रस का सहज प्रयोग, क्योंकि ये पूरी भक्ति परक है, इसलिए उसमें शांत रस की अनुभूति को महसूस किया जा सकता है या देखा जा सकता है। विनय पत्रिका में शांत रस का सहज प्रयोग देखने को मिलता है। रस के कारण काव्य में धार्मिक भावों का समावेश हो गया है। तो रस के कारण मार्मिक भावों का समावेश हो गया है। तुलसी ने वीर कर्म शांत विभत्स या हम ये कह सकते हैं वीर करुण शांत विभत्स रौद्र भयानक
हास्य आदि रसों का सहज प्रयोग किया है, सहज प्रयोग किया है। अब इसका उदाहरण देखिए, जो एक तरह से यानी कि इस तरह से एक सहज प्रयोग उसमें किया है, जो विशेष रूप से देखने को मिलता है कृषि योजना के अंतर्गत। किस तरह से कवि ने अलंकार योजना का समावेश किया है, या हम कह सकते हैं कि कृषि योजना को अपने काव्य में स्थान दिया है। तो एक आदि रसों का यह सहज प्रयोग किया है। अगला हमारा आता है कला पक्ष में, आता कहावतों मुहावरों का प्रयोग। कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग, ये भी कला पक्ष की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। तुलसी ने काव्य में कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। विनय पत्रिका में विनय पत्रिका है रामचरित्र मानस में इनका प्रयोग देख सकते हैं। ग्रामीण यानी ग्राम में प्रचलित लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग तुलसी के काव्य में देख सकते हैं। उदाहरण है हो आयो नकबानी, दूसरा उदाहरण है हवे हो माखी घी की। इस तरह से एक दो नक आयो नक बानी, यानी जो बात है वो नाक तक पहुंच गई है, इज्जत का सवाल है। हवे हो माखी घी की, यानी मैं घी की मक्खी हूं। जिस तरह से घी दूध दही पर मक्खी बैठती, उसी तरह से यहाँ तुलसीदास ने कृष्ण यानी कि राम की भक्ति के प्रति अपने स्नेह को व्यक्त किया है। इस प्रकार मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग देख सकते हैं। यह हम कर सकते हैं कि किस तरह से तुलसीदास ने मुहावरे और लोकोक्तियों को काव्य में स्थान दिया है। यह हमारे
4 पॉइंट हो चुके हैं। तो इस तरह से लोकोक्ति और मुहावरों के कारण विनय पत्रिका है या रामचरितमानस है, इन दोनों ही काव्यों में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हमारे आता है वो है उक्ति वैचित्र्य, यानी किसी बात को कहने की एक विशिष्ट शैली जिसे उक्ति वैचित्र्य को के नाम से जाना जाता है। 5वां पॉइंट है उक्ति वैचित्र्य। उक्ति वैचित्र्य उक्ति वैचित्र्य यानी कहने की जो बात है वो विशिष्ट शैली में कहना ही उक्ति वैचित्र्य कहलाता है। यानी कि तुलसी के काव्य में यह गुण भी देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। विनय पत्रिका में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है, यानी तुलसी के काव्य में यह गुण भी देखा जा सकता है। विनय पत्रिका में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। तुलसी ने राम नाम के अनेक शब्दों का प्रयोग कर काव्य में उक्ति वैचित्र्य की भावना, उक्ति वैचित्र्य की भावना उत्पन्न कर दी है। जैसे राम को उक्ति वैचित्र्य में राम को माधव रावरो ना है उक्ति विचित्र के कारण हरि विष्णु केशव आदि नामों से पुकार कर काव्य में विचित्रता उत्पन्न कर दी है। यह है वैचित्रता की भावना। तो इस तरह से तुलसीदास जी के इस काव्य कला में, काव्य सौंदर्य में उक्ति वैचित्र्य को सर्वाधिक महत्व प्रदानता की गई है। तुलसी के काव्य में यह गुण भी देखा जा सकता है। विनय पत्रिका में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। तुलसी ने राम के नाम पर अनेक शब्दों का प्रयोग कर काव्य में उक्ति वैचित्र्य की भावना उत्पन्न कर दी है। जैसे राम को माधव रावरो नहा हरि विष्णु केशव आदि के नाम से पुकार कर उसे विचित्रता उत्पन्न कर दी है।
उक्ति वैचित्र्य से काव्य में कलागत सौंदर्य की अनुभूति होने लगी है। यानी कि कला पक्ष को मुख्य रूप से उक्ति वैचित्र्य के रूप में भी हम देख सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है, छठा पॉइंट, वह शैलीगत विशेषता। छठी विशेषता है शैलीगत विशेषता। छठा है शैलीगत विशेषता। ये कला पक्ष के बारे में हम पढ़ रहे हैं और यह आता है शैली। शैली का मतलब जैसे संबोधन शैली, उसी तरह संबोधन शैली, पद शैली, वर्णात्मक शैली, तो ये सभी प्रकार की शैलियों का प्रयोग कवि तुलसी ने अपने काव्य में किया है। यह छठा पॉइंट है, शैलीगत विशेषता। शैलीगत विशेषता ये भी कला पक्ष का एक अभिनंग है। शैली का मतलब होता है किसी भी काव्य को लिखने का अपना एक तरीका, किस शैली में लिख रहे हैं। जैसे हमने आदिकाल में या रीतिकाल में जैसे पढ़ा केशवदास को, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो केशवदास ने जो शैली अपनाई वो थी संबोधन शैली, वर्ण कथा, या हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से कथानक शैली। इसी प्रकार से कवि तुलसीदास ने भी शैलीगत विशेषताओं को सामने रखा है। तुलसी ने अपने काव्य में शैलीगत या तुलसी ने अपने काव्य में शैलीगत विशेषताओं को प्रकट किया है। हम कह सकते हैं तुलसी ने अपने काव्य में शैलीगत विशेषताओं को प्रकट किया है। जैसे विनय पत्रिका में उन्होंने संबोधन शैली को संबोधन शैली को अपनाया है। यानी उन्होंने विनय पत्रिका में संबोधन शैली को अपनाया है। उसी प्रकार पद शैली भी इनके काव्य में देखी जा सकती है। यानी ये पद शैली, यानी दो प्रकार की शैली को अपनाया है। तुलसी ने राम को बार बार संबोधित करते हुए तुलसी ने राम को बार बार संबोधित करते हुए अपनी भक्ति भावना को स्पष्ट किया है।
स्पष्ट किया है। यानी भक्ति भावना का ये रूप हम इनके काव्य में देख सकते हैं। क्या है तो इस प्रकार ये सारी विशेषताएं पद्य शैली और जो है संबोधन शैली, ये दोनों ही बार बार प्रयोग की गई है और सबसे ज्यादा विनय पत्रिका में देखने को मिलती है। विनय पत्रिका ही एक ऐसा काव्य है जिसमें इस शैली का प्रयोग किया गया है। लिखने का अपना जो एक शैली तरीका है, जैसे कि हमने बताया कि किस तरह से कवि तुलसीदास ने शैलीगत विशेषताओं को अपने काव्य में स्थान दिया है। शैली के कारण काव्य में विशिष्टता आ गई है, विशिष्टता आ गई है। शैली के कारण काव्य में विशिष्टता आ गई है। इस प्रकार तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में भी पद्य शैली एवं संबोधन शैली का सरस प्रयोग किया है। तो हम ये विशेषताएं बता सकते हैं। अब आता निष्कर्ष। अब निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? तुलसी का काव्य भाव व कला पक्ष की दृष्टि से तुलसी का काव्य भाव और कला पक्ष की दृष्टि से सफल काव्य कहा जा सकता है। तुलसी ने भाव पक्ष की गरिमा को बनाए रखते हुए राम की भक्ति को महत्व प्रदान किया है। यानी तुलसी ने गरिमा को बनाए रखते हुए राम की भक्ति को महत्व प्रदान किया है। तुलसी ने राम कथानक भक्ति में दास्य स्वरूप समन्वयवाद जो विशेषताएं देखने को मिलती है, वो सारी विशेषताएं हम कथानक में देख सकते हैं। राम की महिमा का वर्णन, उदार चरित्र, भक्ति का सुंदर रूप भाव पक्ष के रूप में,
देख सकते हैं, देख सकते हैं। कला पक्ष में भाषा, शैली, छंद, अलंकार, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का सफल प्रयोग किया है, तो इस प्रकार तुलसी का काव्य सौंदर्य सभी विशेषताओं से युक्त है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसी ने अपने काव्य में शैलीगत विशेषताओं को प्रकट किया है। जैसे विनय पत्रिका में उन्होंने संबोधन शैली को अपनाया, उसी प्रकार पद शैली भी इनके काव्य की विशेषता में देखा जा सकता है। तुलसी ने राम को बार बार संबोधित करते हुए अपनी भक्ति भावना को स्पष्ट किया है। शैली के कारण काव्य में विशिष्टता आ गई है। इस प्रकार तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में पद शैली और संबोधन शैली का सरस प्रयोग किया गया। अब आता है निष्कर्ष। तुलसी का काव्य भाव और कला पक्ष की दृष्टि से एक सफल काव्य कहा जा सकता है। तुलसी ने भाव की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राम की भक्ति को महत्व दिया है। तुलसी ने राम का कथानक भक्ति में दास्य भाव स्वरूप, समन्वयवाद, राम की महिमा वर्णन, उदार चरित्र, भक्ति का सुंदर रूप भाव पक्ष के रूप में देख सकते हैं। तो कला पक्ष में भाषा, शैली, छंद, अलंकार, लोकोक्ति, मुहावरे का सफल प्रयोग किया गया। इस प्रकार तुलसी का काव्य सौंदर्य इन सभी विशेषताओं से युक्त है। यही संपूर्ण विशेषता है जो हमारा ये तीसरे क्वेश्चन में काव्य सौंदर्य को बताया गया था। तो इस तरह से ये हमारा आज तीसरा जो तुलसीदास जी का क्वेश्चन था भाव सौंदर्य यानी कि काव्य सौंदर्य को लेकर, ये बस यही समाप्त होता है। अगली कालांश में हम नए कवि को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।